सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेल्ड एस्पिरेंट। आप सभी को पता है कि ये यूट्यूब चैनल सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को हेल्प करने के लिए, वो भी जो कि सीरियस है, लाइक उनको चाहिए सिलेक्शन। सो बिना कुछ बकवास करे आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर की न्यूज पे, जो कि पहली है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑफिशियली लॉन्च किया आदि कर्मयोगी अभियान। तो अभी सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? ज्वाल ओरम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ज्वाल ओरम जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को संभालते हैं, उन्होंने लॉन्च किए आदि कर्मयोगी अभियान। तो अभी है क्या ये आदि कर्मयोगी अभियान? है क्या और क्यों है ये? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो रीबिल्ड करें गवर्नेंस को फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच लेके। अब आपको बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलो चंडीगढ़ एक लाइक चंडीगढ़ है, कितना डेवलप है। सबसे पहले हम चंडीगढ़ को डेवलप करेंगे, उसके बाद आजू-बाजू वाले एरिया को डेवलप करेंगे, फिर एट द एंड जाके हम छोटे-छोटे कस्बे, गाँव, विलेजेस और बहुत छोटे-छोटे विलेजेस में आएँगे। ये है अपनी टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप, सबसे पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लोकल एरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएँगे। दिस इज बॉटम अप अप्रोच। सो ये कैसे? गाइडेड बाय लोकल वैल्यूज एंड ट्राइबल लीडर्स। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब मेन प्रमोट कैसे होगा? मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए फोकस करना चाहता है। और उसके लिए ये लोग क्या करने वाले हैं? 20 लाख लीडर्स को चेंज करेंगे। और मतलब किस 550 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अभी 750 से कुछ ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आई एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, मतलब कितने हैं, नंबर याद नहीं आ रहा। तो अभी 550 डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख विलेजेस के अंदर 20 लाख लीडर्स को चेंज करेंगे, पूरी की पूरी 30 स्टेट एंड यूटीज में। अब की कंपोनेंट क्या है आदि कर्मयोगी अभियान की? तो सबसे पहला, आदि सेवा केंद्र टू सेटअप इन ऑल ट्राइबल विलेजेस। ठीक है, हर ट्राइबल विलेज में आदि सेवा केंद्र हो जाएगा सेटअप। ठीक है, और इसमें लाइक ऑफिसर्स और कम्युनिटी मेंबर डेडिकेट करेंगे रोज का 1 से 2 घंटा। और ये डेडिकेशन किस लिए होगा? कि जो लोकल इश्यूज हैं ट्राइबल लोगों के बीच में, जो मतलब जो यूथ है, उनको थोड़ा एजुकेट करना, उनको समझाना कि भाई देखो, ट्राइबल कल्चर इज बेस्ट, लेकिन आपको अपने लाइफ के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि अभी आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप अपने कल्चर को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते। लेकिन बाहर की जो कंपनीज आती हैं, उनमें इतनी नॉलेज है कि आपका कल्चर ले जाए, आएंगे, कल्चर पे रिसर्च करेंगे और बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो समझाने का काम किसको दिया गया है? अपने ऑफिसर्स को। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गवर्नेंस लैब वर्कशॉप। ये एक मल्टी लेवल वर्कशॉप्स हैं जो स्टेट टू विलेजेस में अलग अलग जगह एस्टेब्लिश करी जाएंगी। इसमें क्या होगा? डिपार्टमेंट्स को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को एंगेज करेंगे और एक को क्रिएट करेंगे, मतलब एक सॉल्यूशन, मतलब एक ट्राइबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मल्टी लेवल वर्कशॉप्स हम एस्टेब्लिश करेंगे। एंड नेक्स्ट इज tribal village action plan, jointly developed plan with villagers for tribal village vision 2030। मतलब विलेज एक्शन प्लान, मतलब समझो कि मतलब कैसे विलेजेस को आगे डेवलप करना चाहिए, वो उसी का एक्शन प्लान। और इसमें क्या है, लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो लोकल इन्वॉल्व होंगे तो उनको, मतलब जो ऑफिसर्स हैं, उनको क्या है, देखो हर 6 महीने में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उनको जो मेजर इश्यू है ना, वो पता होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर एरिया को और पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी को तो वो आगे उठाना चाहते हो। और ये जो ट्राइबल एक्शन प्लान है, उसको हम अलाइन कर देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। ओके, तो अब वॉलंटियरिंग एंगेजमेंट कैसे होगी? तो सबसे पहला आदि सहयोगी के बारे में बात करते हैं। आदि सहयोगी कौन होगा? आदि सहयोगी लोग हैं वो, मतलब जो प्रोफेशनलिस्ट है, वॉलंटियर करेंगे लेकिन ऐसे प्रोफेशनलिस्ट, जैसे डॉक्टर हो गए जो चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें, टीचर्स हो गए, एंड प्रोफेशनल टू मेंटर एंड मोबिलाइज कम्युनिटी। उसके बाद आदि साथी। आदि साथी लाइक जो प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, उनको, वो चाहते हैं कि हम हेल्प करें कम्युनिटी की, लेकिन दे कांट, दे डोंट हैव दैट प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, एनआरएलएम मेंबर्स हो गए,
ट्राइबल लीडर्स हो गए, यूथ हो गए, लोकल लीडर्स हो गए जो सपोर्ट करते हैं आउटरीच एंड इम्प्लीमेंटेशन की। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी? मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग तक अभी तो जो ट्राइबल यूथ है उसको ट्राइबल कल्चर एंड ट्राइबल नॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उनको आगे बढ़ा, लाइक उससे बाहर निकाल के कुछ अलग लाइफ देने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ट्राइबल यूथ को, वुमेन्स को, लीडरशिप इन गवर्नेंस, ये सब चीजें हम आदि कर्मयोगी योजना के थ्रू करने वाले हैं। सो ये कर मतलब ये अभियान है, ये किस चीज को स्ट्रॉन्ग करता है? ये करता है स्ट्रॉन्ग, कुछ स्कीम्स हैं हमारी फ्लैगशिप स्कीम चलती हैं फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। सबसे पहले है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, सेकंड इज पीएम जनमन एंड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2025। तो अभी हुआ क्या कि जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनकर मतलब थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। रीजन, उनको हार्ट में इशू आया, लाइक चेस्ट पेन हुआ बोल सकते हैं। तो चेस्ट पेन मोस्टली रिलेटेड होता है हार्ट के इशू से, उनको ये आया तो उन्होंने रिजाइन कर दी। अब वाइस प्रेसिडेंट की सीट हो गई खाली, तो अब उसका इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो election to the post of vice president of India is conducted under constitutionally mandated processes overseen by election commission of India। तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है अंडर आर्टिकल 66। वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मतलब लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 67 क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए काम करता है। 68 क्या करता है? मैंडेट करता है कि इलेक्शन कमीशन उनका इलेक्शन करवाए, अगर वैकेंसी होगी, जैसे अभी वैकेंसी होगी तो अब इनका इलेक्शन करवाइए। दिस इज व्हाट वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ अभी तो जगदीप धनकर को प्रॉब्लम होगा, वरना वाइस प्रेसिडेंट वो रहते। हाँ, जगदीप धनकर से याद है, अभी लाइक कंट्रोवर्सी में थे, बोल रहे थे कि मतलब जो स्टूडेंट है ना इंडिया यूथ, उसको बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहिए। मैं लाइक आई 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 जस्ट लाइक हिज वर्ड्स। मैं खुश हुआ कि भाई देखो कोई पॉलिटिशियन अच्छी बातें कर। लेकिन जब मैंने देखा उसकी खुद की बेटी, उस आदमी की खुद की बेटी यूएस पेंसिल्वेनिया में पड़ी हुई, और अकेले लीडर नहीं है, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, इन सब के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज फॉरेन कंट्रीज में पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, एक तो ये लोग गवार होते हैं, इनके बच्चे शुद्ध में बता दें, अनपढ़ गवार एक नंबर के, क्योंकि इनकी बस की बात, इनकी औकात नहीं है जो आईआईटी आईएम में मतलब एडमिशन ले ले। ये रियलिटी है, रियलिटी में भी रियलिटी यही है। आईआईटी-आईएम इज नॉट लाइक इतने कंपटीशन में, इतने ज्यादा पॉपुलेशन के बीच में दे कांट इवन गेट, अगर एक मतलब हाफ मार्क्स में मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम्स में एडवांस। सो और ऑप्शन इनके पास है नहीं, क्योंकि पैसा तो करप्शन का अंधा ही पैसा है। ठीक है, करप्शन का अंधा पैसा है तो वो पैसा उधर जाएगा। क्योंकि एक नेता की सैलरी कितनी, अभी वाइस प्रेसिडेंट की नहीं 1.5-2 लाख होती। अब 1.5-2 लाख में उधर क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। बट उसके बैकग्राउंड में जो चल रहा है, nobody will never know what it's going। चलो, आर्टिकल 82 बोलता है कि भाई इलेक्शन करवाओ वैकेंसी पे। इलेक्शन प्रोसीजर क्या है? देखो, अगर तुमको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हारे तो सबसे पहले 20 ऐसे होने चाहिए कि भाई 20 प्रपोजल होने चाहिए, 20 सेकेंडर होने चाहिए कि भाई इनको बनाओ, और मतलब 40 होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको 15,000 के डिपॉजिट देन मतलब सबमिट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, विथ इलेक्टोरल रोल में नाम होता है ना, उसकी कॉपी चाहिए। और इसकी वोटिंग सिस्टम कौन सा? एक सिंपल सा सिस्टम है इनका, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इसका वोटिंग होता है, और जिसमें मेंबर्स कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वन आल्सो, बोथ ऑफ दैम। वोटिंग सिस्टम इज वेरी सिंपल। वोटिंग सिस्टम इज proportional representation by the mean of transferable vote, and the voting at such election shall be secret ballot। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके थ्रू सीक्रेट बैलेट के थ्रू इनका इलेक्शन होता है। तो जो वैल्यू ऑफ ईच वोट कास्ट इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज सेम एज द वैल्यू, मतलब एक वोट की एक वैल्यू।
इसमें कोई विप नहीं होता, लाइक क्योंकि लाइक अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तुम विप को लाओगे तो विप बोलेगा भाई इसको बना दो, तो उस पार्टी के मेंबर को बनाना पड़ता है। लेकिन यू हैव लाइक समझे, और जो है ये किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? आर्टिकल 66 ही बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। तो बेटा ऐसी बात है, सबसे पहले तुम्हारी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 35 साल तो होनी ही चाहिए। और तुम क्वालिफाइड होने चाहिए। क्वालिफाइड और मेंबर होने में बहुत डिफरेंस है। तुम क्वालिफाइड हो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर, लाइक राज्यसभा के मेंबर की तरह। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। तो ये होगी हमारे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात। तो चले गए वो। Like, अब हम बात करते हैं एस जयशंकर के बारे में। ही इज द लेजेंडरी वन, ग्रेटेस्ट वन, लेकिन उनका बच्चा भी बाहर ही पड़ रहा है। उनका बच्चा है, लेट मी चेक, लेट मी क्रॉस चेक। एस जयशंकर वाइफ तो जैपनीज है, मुझे पता था। मेरा एक दोस्त मेरे से लड़ गया कि उसकी वाइफ चाइनीज है। अरे है रे, बहुत है। ध्रुव जयशंकर, वो भी उसी की जैसा दिख रहा है। ओके। अच्छा बेटी तो उसकी अर्जुन, अभी ये तो जापानीज लग रहा है। हाँ, वाइफ जापानीज है। एंड थर्ड वन इज मेधा जयशंकर। ओके, इसका तो समझ में ही नहीं आता। ये सब भारी पड़े, लेकिन अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, एंटरप्रेन्योर, अब यही सब होते हैं इनके बच्चे। पॉलिटिशियन के बच्चे यही होंगे। पॉलिटिशियन के बच्चे कभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते। एक तो उनके औकात के बाहर वही निकालना एग्जाम्स। सेकंड वन इज नीडी क्या है, करप्शन ही इतना हो जाता है। सो दे डोंट नीड इट। तो अभी हुआ क्या है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की पहली विजिट हुई है सिंस एस्केलेशन अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो लाइक वो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, वांग चांग, जो भी नाम हो, ऐसे ही नाम होते हैं उन लोग के। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिले। तो अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को चेयर 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन डायलॉग विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो भी है अजीत डोवाल। की आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। तो देखो जो अभी मीटिंग हुई ना, चाइना के साथ मीटिंग करना, लाइक और चाइना की बातों पे एग्री करना, इट्स लाइक व्हाई, क्यों क्यों करना तुमको ऐसा, जब तुम अपना कुछ कर सकते। लाइक चाइना इज नेवर ट्रस्टेबल, यू कांट ट्रस्ट चाइना। तो वही जो घिसी पिटी लिखी हुई बातें हैं, सीक अ फेयर रीजनेबल म्यूचुअली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड विद द 2005 एक्ट। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का रीजन है कि इंडिया बोलता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइक पेंग 3000, 35,000 कुछ ऐसा है, ठीक है, 3500 किलोमीटर कुछ ऐसा है इसका एरिया। और चाइना बोलता भाई 2100, बस 2100 किलोमीटर। तो भाई इतना इतना कौन रहता है? समझो भाई, चाइना हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तुम कैसे मूर्ख वाली बात करते हो? और एक ही चीज है जिसमें हम चाइना को हरा सकते हैं, वो है पॉपुलेशन। क्योंकि हमारे पास like, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं। कौन सा वाला? जो चाइना ने कर रखा है। अब मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, वरना तुम लोग सोचोगे ये तो जात मतलब ये तो रीजनल बाइज्ड है। नहीं हूं मैं, बट चाइना इज डूइंग ग्रेट थिंग। So, seek a fair, reasonable, and mutually acceptable framework for settlement of land and वही सब जो मैंने अभी बोला। सेटिंग अप एन एक्सपर्ट ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, एक्सपर्ट कमिटी बना देंगे, कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एट द एंड फिर से वही करेगा चाइना जो करता है। हम थोड़ा डीएस्केलेट करेगा, फिर एक्सकेलेट करेगा, फिर डीएस्केलेट करेगा, फिर एक्सकेलेट करेगा, फिर डीएस्केलेट करेगा, फिर एक्सकेलेट करेगा। ओके, दिस इज व्हाट गोना टू हैपन। डायलॉग मैकेनिज्म क्या है? बोथ साइड प्लेज टू रीस्टार्ट सस्पेंडेड बायलैटरल डायलॉग। ठीक है, अब हम लोग अपने बायलैटरल डायलॉग को वापस चालू करने वाले, इंक्लूडिंग हाई लेवल मैकेनिज्म ऑन पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस इन 2026। जो लाइक 75 साल का टाइज था ना इंडिया चाइना का, वो फिर से हम चालू करने वाले। क्योंकि हमारे लाइक 2025 में 75 साल हो गए इंडिया चाइना के डेवलपमेंट।
डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ऑन होने के लिए। अब एक और मेजर चीज है कि एयर कनेक्टिविटी, हम लाइक डायरेक्ट फ्लाइट अभी तक बंद थी, वो चालू करवाने वाले हैं। पिलग्रिमेज एक्सेस मिलने वाला है, इंडिया के जो कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा होती है वो अब चाइना को मिलने वाली है। ट्रांस बॉर्डर रिवर, बोथ साइड एग्रीड टू कोऑपरेशन अंडर एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज व्हाट वो न्यूज थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी। देखो, पार्लियामेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट की मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट के लिए कुछ लाइक ऐसी कमिटीज होती हैं जो कंसल्ट करती हैं डिफरेंट मेंबर्स से, और सॉल्यूशन इजीली लाने के लिए कोशिश करती हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ पीसीसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज हेल्ड रिसेंटली। तो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी है क्या? ये वन ऑफ द मतलब इसका एक काम तो ये है, मतलब ये हेल्ड मतलब क्या बोल रहा हूँ, ठीक। पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी बनाता है कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, या फिर बनाता है पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी अंडर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स टू 1961। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट करेगा अवेयरनेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। Need some water, but still, let me complete. To promote informal consultation between the government and the member of parliament on policies and program of the committee. The government will decide the composition of this committee. A consultative committee will have minimum membership of 10 and maximum 30. The membership of consultative committee is voluntary. तो पीसीसी देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 है उसके थ्रू ये काम करती है। इसका काम है कि अवेयरनेस करे, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर एमपी वगैरह हैं, ठीक है, वो उनको पता होना चाहिए, इतना नॉलेज हो कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल तो है कि भाई बढ़िया तरीके से मीटिंग बुलाई, वो हटा के एक इनफॉर्मल कंसल्टेशन क्रिएट करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो पॉलिसीज और प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट के, ठीक है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कौन कंपोजिशन होता है, और इसमें मैक्सिमम मेंबर होते हैं 30, और मिनिमम होते हैं कम से कम 10 मेंबर तो होने चाहिए, तभी तो वो काम करेगा प्रॉपर तरीके से। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, एडिशनल जजेस। जजेस, फिर उसके बाद एडिशनल जजेस। तो एडिशनल जजेस का वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। तो व्हाई डू वी नीड एक्स्ट्रा जजेस, ठीक है। तो अभी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे एडिशनल जजेस टू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अभी पंजाब और हरियाणा का दोनों का हाई कोर्ट सेम है, और सिमिलरली जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ रीजन है, आसाम वगैरह, उनका भी हाई कोर्ट सेम है। तो अब इसमें कर रहा है एडिशनल जजेस को अपॉइंट। अब एडिशनल जजेस को अपॉइंट करने का सिंपल सा एक ही रीजन होता है कि क्योंकि जो जजेस होते हैं ना, उन पे बर्डन बहुत ज्यादा होता है, केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए हम एडिशनल जजेस को अपॉइंट करते हैं। इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट शुड बी इंक्रीज्ड ड्यू टू any temporary increase in business or arrears of the work. Any high court judge cannot perform duties due to absence or other reason. अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 224 से ये अपॉइंट करेगा एडिशनल जजेस को। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम वो अप्रूव करेगा इसको, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस। टेन्योर ज्यादा से ज्यादा 2 साल का हो सकता है, और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है और कम भी कर सकता है, ठीक है। और ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो, शैल नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग 62 ईयर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन स्टिल 62 साल के बाद आप ये ऑफिस पे नहीं बैठ सकते। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी has notified exemption of all custom duties on import of raw cotton। जो कस्टम ड्यूटीज रॉ कॉटन पे लगाते थे ना, उसको हमने एक्सेम्पशन मतलब उसको हटा दिया। तो अब सीबीआईसी के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको पता होगा। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी सैलरी पे तुरंत लग रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स हो गया, पॉपकॉर्न में आपने टैक्स दिया, वो अपना हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अभी जब हमने पाकिस्तान की गांड फाड़ दी ना, तब हमको पता चला कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना हमारा काम में आया, जो हमने पॉपकॉर्न पे दिया था। एज अ मीम वो चल रहा था उस टाइम पे, आई नो तुमको पता होगा।
तो अब सीबीआईसी है क्या? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जेनेसिस लाइक ये 1963 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म हुआ अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर, ठीक है। इसका पर्पस है ये फॉर्मुलेट करना एंड इम्प्लीमेंट करेगा जो पॉलिसी कंसर्न होगी कलेक्शन और लेवी, मतलब कलेक्शन और जो अप्लाई करना है टैक्सेस का, कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम सर्विस और जीएसटी वगैरह सबके बारे में यही काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो कि है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो लाइक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट ही न्यूज, कल ही के बारे में बताया था, कल ही बताया था मैंने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में। सो इंडियन ऑयल जिसने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का लाइक वो गेन किया है, गो सर्टिफिकेट गेन किया है, अभी इसने एमओयू साइन किया है एयर इंडिया के साथ कि वो सप्लाई करेगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उसको। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नॉर्मल जो आपके क्रूड ऑयल से बनता फ्यूल है वो फ्यूल नहीं, पेट्रोलियम वाला फ्यूल नहीं। ये फ्यूल बनता है लाइक किससे? वेजिस से, फैट से, ऑयल से, ग्रीसेस से, एग्रीकल्चर से, रेसिड्यूज से, फॉरेस्ट्री से, इस सब चीजों से बनता है। क्योंकि मैंने लास्ट न्यूज में लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, सो ज्यादा डिस्कस करने की वाली बात नहीं, बस इतने याद रखना कि डील हो गई है, अब हम इसको यूज करने वाले। तो पामेरा ट्रीज, पामेरा ट्रीज तमिलनाडु का लाइक नेशनल प्लांट, स्टेट ट्री है सॉरी। तो पामेला ट्री है कहाँ का ट्री? सबसे पहली बात तो ये मतलब जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव हो रहे हैं क्योंकि ये रिड्यूस कर रहे हैं लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स एंड सर्व कर रहे हैं, मतलब जो हमारे एलिफेंट है वहाँ पे लाइटनिंग गिरने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि ये अगर पामेला ट्री पे गिर गया तो बेटर ऑप्शन, हाथी पे गिर गया तो हाथी माइट डाई, ठीक है। तो अभी ये ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, तो है क्या पामेला ट्री? एक पेड़ ही तो है ना, ना ना एक पेड़ नहीं है, आप तुरंत गूगल करिए उसको, सर्च करिए और देखिए कि है क्या, दिखता कैसा है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आदित्य ने आपको पामेला ट्री के बारे में बताया था। तो ये नेटिव है ट्रॉपिकल अफ्रीका का और ये हमारे तमिलनाडु का स्टेट ट्री भी है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसकी इतनी है कि लाइक डाइवर्स सॉइल में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स में उग जाता है। सैंडी हो, रेड हो, ब्लैक हो, एलुवियल सॉइल हो और एरिड हो, वेस्ट, हर जगह उग जाता है। रेनफॉल इसको सूट करता है अपना सेमी एरिड एरिया विथ लेस देन 750 mm रेनफॉल, एटीट्यूड सी level to 800 meter. Use every part of the tree useful for housing, medicine, shade, food making, etc. सब चीज मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ये अपनी लास्ट न्यूज है, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताऊं मैं? लीव इट, ये तुम खुद पढ़ना है, तुम्हारा होमवर्क। इजी है, कुछ है नहीं उसमें समझ लाइक, सो यू कैन डू इट। कनाडा, सो कनाडा जो है खालिस्तान का दूसरा, लाइक खालिस्तान ही कह दे, कनाडा को खालिस्तान कहने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर ही उसको कोई नॉलेज नहीं है वो अपने कंट्री में कर क्या रहा है, क्या क्या मतलब उसको लगता है जो डेमोक्रेसी है, मतलब कुछ भी बोलने तो तुम्हारी कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री के बारे में कोई कुछ भी बोले तो वही डेमोक्रेसी। इट इज नॉट लाइक दिस ब्रो। तुम्हारे कुछ टाइम ऐसा आएगा कि कुछ टाइम बाद खालिस्तानी ही बोलेंगे कि जो रियल कैनेडियन है तुम वो अपनी जगह को छोड़ दो, क्योंकि वहां तो बसा नहीं पाए, वहां का तो सपना सपना रह गया, बस फंडिंग आती रहेगी कहीं ना कहीं से, पाकिस्तान से, दुनिया मतलब जो ऐसी कंट्री से जो सपोर्ट करते हैं वहां से उनको फंडिंग तो आती रहेगी। तो वो तो ठीक है, कनाडा ही बनेगा खालिस्तान, कनाडा को खालिस्तान ही कह दे। केंदू मैंने केंदू मैनू केंदी सी, कनाडा नहीं खालिस्तानी दिला दे। हाँ कनाडा ही खालिस्तान, हाँ। नाइस नाइस थॉट्स, मजा आ गया मेरे को सोच के। तो इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा। तो अब इसकी कैपिटल चेंज होगी जटावा। तो अभी न्यूज क्या थी कि ये फालतू बातें हटाओ। न्यूज है कनाडा ने फेस की है अभी मतलब अपने टाइम की, मतलब इस सीजन की सेकंड वर्स्ट वाइल्ड फायर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको कनाडा दिखाना ही पड़ेगा। अरे भाई भाई, क्या
कहंदी मैनू से कनेक्ट होने दो। क्या है ना, ये मैप वाली न्यूज़ है, तो मैं आपको दिखा दूँ ना तो ज़्यादा बेटर होता है। कनाडा जो कि कंट्री नॉर्थ ऑफ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा पार्ट इसने लेके रखा है, ठीक है? तो ओए, मैप भी सर्च करता हूँ। दिस इज व्हाट कनाडा इज। भाई चल क्यों नहीं रहा है? देखो कनाडा, यहाँ नीचे यूएस है, इधर पे अपना हडसन बे है, इधर पे अपना नॉर्वेजियन लाइक नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज है, इधर पे अपना लाइक नॉर्थ एटलांटिक सी है, ओशन है, ठीक है? इससे बेटर तो वही था। हाँ ये आया आया हिला। ये अलास्का हो गया अपना, ये यूएस हो गया, ठीक है? तो ये अपना कनाडा है। इधर देखो लेब्राडोर सी है। तो वापस आते हैं। तो अभी इसमें आग लगी ताबड़तोड़। हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका को इसने घेर रखा है, मतलब है तो वहीं का। बॉर्डर बाय अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, पैसिफिक इन द वेस्ट, एंटार्क्टिक ऊपर। नेबर कौन सी कंट्रीज हैं अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? उसके बाद बात, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कनाडा शेयर करता है अपने यूएस के साथ। मैरीटाइम बाउंड्री फ्रांस के साथ भी। आप कैसे? आइलैंड्स हैं फ्रांस के बहुत ज्यादा, ग्रीनलैंड, सेंट फेरी एंड मिक्विलन। क्या है? आइलैंड्स हैं, तो जिसके साथ अपना कनाडा मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ये मैरीटाइम बाउंड्रीज में आ जाते हैं। जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रशिया है। लैंडस्केप इंक्लूड एंड आर्कटिक टुंड्रा, वास्ट बोरियल फॉरेस्ट, रॉकी माउंटेन्स, फर्टाइल प्रेरीज, फ्रेश वाटर होल्ड 20% ऑफ वर्ल्ड का फ्रेश वाटर तो ये होल्ड करता है, क्योंकि ग्लेशियर्स भी बहुत ज्यादा है इस साइड। और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, लाइक लेक सुपीरियर, 5 ग्रेट लेक्स सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो, एरी फॉर्म a नेचुरल बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएस। इन 5 लेक्स में से सिर्फ मिशिगन है, वो पूरी की पूरी यूएस में पड़ी रहती है। तो आज की करंट अफेयर की न्यूज यहीं पे हम खत्म करते हैं गाइस। मिलते हैं कल और ताबड़तोड़ और बहुत प्यारे तरीके से करंट अफेयर आपको समझाने के लिए। तो मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ चीज। वो चीज ये है कि आज हमने 30 मिनट से पहले ही अपनी करंट अफेयर की न्यूज खत्म कर दी। सो बाय बाय, जी जी, सी यू लेटर ऑन।